नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा जो है 11 अक्टूबर के बाद से आज 11 नवंबर तक पूरा का पूरा छुट्टी रहा, यानी कि लगभग एक महीने, अगर बीच के कुछ 2-4 लेक्चर्स को छोड़ दिया जाए तो। और निश्चिंत रहिए, यह जो पूरी की पूरी एक महीने की मेरी छुट्टी रही है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं और बात करते हैं आज के अपने इस लेक्चर की। तो हमारा यह जो लेक्चर है यह पूरी तरीके से फोकस है प्राचीन भारत पर या फिर प्राचीन भारत के इतिहास पर। आपको पहले ही बता दिया गया था कि हम प्राचीन भारत का इतिहास का लेक्चर शुरू करने वाले हैं और आज से ही उसकी शुरुआत कर दी गई है। रेगुलर बेसिस पर आपको सारी क्लासेस चलाई जाएंगी, तो एक भी लेक्चर मिस मत करिएगा। दूसरी चीज़ जो हमने बुक ली है इसमें, वह बुक है दृष्टि आईएएस की। काफ़ी अच्छी बुक है। दृष्टि आईएएस की जो क्विक बुक सीरीज आई है ना, उस बुक को लिया गया है और यह बुक बहुत अच्छी है। ठीक है, लेक्चर से डिस्कशन करने का मतलब आपको सिर्फ समझना है और समझाना है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपके पास बुक का होना अनिवार्य है ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। जिनके पास भी बुक ना हो वह अवश्य खरीद लें। ठीक है, प्राइस काफ़ी ज़्यादा है लेकिन मुश्किल से यह 260 से 270 के बीच आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, आप आसानी से खरीद सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर डिस्काउंट मिलता है। हालांकि बुक में प्रिंट रेट काफ़ी ज़्यादा है, उन सब चक्करों मत पड़िए और बुक खरीद लीजिए। ठीक है, रिवीजन के लिए आपको बहुत आसान और बहुत सरल भाषा में इस बुक में सारी चीज़ों को बताया और समझाया गया है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत हम पहले चैप्टर से ही करेंगे, जाहिर सी बात है। तो पहला चैप्टर है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत और प्राग ऐतिहासिक काल। देखिए, 2 भागों में यह चैप्टर है और हम इसको 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो है, हमेशा की तरह लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को शेयर कर दीजिएगा और अन्य मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। यदि आपने ना सब्सक्राइब किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि चीज़ें आपको कैसी लगी और कौन कौन से सुधार आपको और चाहिए। तो चलिए बात करते हैं भूमिका की। भारतीय इतिहास के स्रोतों में भूमिका की बात करते हैं तो इस भूमिका में जो है पूरा का पूरा यह बताया गया है कि आपको इतिहास पढ़ना क्यों चाहिए। फ़िलहाल हमारा तो फोकस है इतिहास पढ़ने का कि हमको अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, लेकिन यदि कोई सामान्य व्यक्ति पूछ ले आपसे कि भैया इतिहास क्यों पढ़ रहे हो, क्या ज़रूरी है, तो देखिए, इतिहास जो है ना वह हमारी और हमारे समाज की दशा और दिशा का निर्धारण करता है और साथ ही साथ भविष्य को सुरक्षित बनाने का भी प्रयास करता है। किस प्रकार से? जैसे पूर्व में जो गलतियाँ की गई हैं और जिस प्रकार से या फिर जो भी तथ्य या फिर घटनाएं उनसे संबंधित रहीं उनका हम मूल्यांकन करते हैं और यह निश्चित करते हैं कि उस प्रकार की घटनाएं दोबारा ना हो। यदि वे बुरी थी और यदि वे अच्छी हों तो उस प्रकार की घटनाएं दोबारा से हों, वही परिस्थितियों का हम पुनर्निर्माण कर सकते हैं इतिहास के अध्ययन के माध्यम से। ठीक है, देखिए यहाँ पर सीधा सीधा और स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि इतिहास जो है वह विगत घटनाओं का चिंतन करता है। ठीक, यानी कि जो घटनाएं बीत चुकी हैं उन पर हमको चिंतन करना है और साथ ही साथ उनके चिंतन के माध्यम से हमको कुछ निष्कर्ष मिलेगा। ठीक है, चिंतन करेंगे किसी विषय पर तो कुछ ना कुछ तो निष्कर्ष निकलेगा ना। तो उसी निष्कर्ष के माध्यम से यदि वह निष्कर्ष हमारे लिए अच्छा है तो हम उसी चीज़ को जो है पुनर्निर्मित करेंगे और यदि बुरा है तो यह प्रयास करेंगे कि वैसी परिस्थितियाँ फिर से निर्मित ना हो। ठीक है, यह पूरी की पूरी भूमिका में यह सारी बातें बताई गई हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़, प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने का क्या अर्थ बनता है। ठीक है, चलो भैया इतिहास तो पढ़ लेंगे, अब प्राचीन भारत को क्यों पढ़ना है। तो देखिए, हमारे प्राचीन भारत का जो इतिहास है ना वह मानव सभ्यता के साथ साथ विकसित हुआ है, यानी कि वह मानव सभ्यता के उस समय का इतिहास है जब पृथ्वी जो या फिर जो इतिहास है वह अपने निर्माण की प्रक्रिया में था, यानी कि पर्वतमालाएं बन रही थी, नदियों का निर्माण हो रहा था, विभिन्न प्रकार की भौगोलिक घटनाएं भी साथ साथ चल रही थी और एक तरफ मानव बस्तियां भी निवास करती जा रही थी। तो इन्हीं सब चीज़ों के, यानी बेसिक से किसी चीज़ को, शुरुआत से किसी चीज़ को जानना और समझना आवश्यक हो जाता है यदि हम भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, भविष्य देखना चाहते हैं कि कैसा होगा। ठीक, तो इस वजह से हम प्राचीन भारत के इतिहास को भी पढ़ते हैं। ठीक, और जो इतिहासकार है ना उन्होंने इतिहास को जानने के लिए कई भागों में इसको बांट दिया। ठीक है, जैसे कि हमारा एक मोटा मोटी हो गया कि प्राचीन भारत का इतिहास ये हो गया, मध्यकाल भारत का इतिहास ये हो गया और साथ ही साथ जो है आधुनिक भारत का इतिहास यहाँ से यहाँ तक हो गया। इस प्रकार से इन्होंने मोटा मोटी बांट दिया। अब
प्राचीन भारत के इतिहास को कैसे पढ़ा जाएगा, या फिर क्या स्रोत होंगे, यहाँ से हम इसकी बात करेंगे। मध्यकाल की बात हम मध्यकाल के समय करेंगे। तो देखिए इन सब चीज़ों को स्किप करते हैं फिलहाल। देखिए स्किप करने का मतलब छोड़ा नहीं जा रहा है। यहाँ पर देखिए जो मैप बना हुआ है यहाँ पर, इसमें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि देखिए प्राचीन भारत का जो इतिहास के अध्ययन के स्रोत है ना, वही टॉपिक था ना, यहाँ देखिए प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत, तो वही स्रोत यहाँ पर बताए गए हैं एक टेबल के माध्यम से। यहाँ से आपको और आसानी से समझ में आएगा और वहाँ जो चीज़ें लिखी, जो बातें बताई गई वह आपको बताई जाएंगी। देखिए प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन करने के मुख्यतः दो स्रोत हैं। एक तो पुरातात्विक स्रोत हो गया, ठीक है, और दूसरे हो गया साहित्यिक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत क्या सभी हो गए? हाँ सभी हो गए, जाहिर सी बात है, लेकिन कैसे, उनको भी कई भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक, पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख हो गया, स्मारक एवं भवन हो गए, सिक्के हो गए, मूर्तियाँ हो गई, चित्रकला और मुहरें हो गई। इन सभी के माध्यम से प्राचीन भारत के पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है प्राचीन भारत का। तो थोड़ा थोड़ा इन सब चीज़ों के बारे में फिलहाल यहाँ से जानते चलिए। तो देखिए अभिलेख क्या होते थे और किस प्रकार से निर्मित होते थे, यहाँ पर हम बात करते हैं अभिलेखों की सबसे पहले। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत पहले देख लेते हैं, बाद में हम देखेंगे साहित्यिक स्रोतों को। ठीक, तो अभिलेखों में यहाँ पर देखिए ऊपर से चलते हैं। ठीक है, अभिलेखों में देखिए प्राचीन भारत के जो अधिकांशतः अभिलेख थे वे पाषाण शिलाओं के बने थे, स्तंभों से बने थे, या फिर ताम्र पत्रों अथवा दीवारों या प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण रहे, या फिर उनको उकेरा गया। जो भी अभिलेख थे वे या तो पत्थरों की शिलाओं पर मिले, या फिर खंभों पर मिले जो जिन्हें कि स्तंभ कहा जाता है, या ताम्रपत्रों पर मिल गए, अथवा दीवारों या प्रतिमाओं पर मिल गए। प्राचीनतम अगर प्राचीन भारत के इतिहास के अभिलेखों की बात करें तो यह मिला बोगोज कोई से। ठीक है, बोगोज कोई का जो मध्य एशिया का जो बोगोज कोई क्षेत्र है, यहाँ से एक स्तंभ अभिलेख मिला जिस पर कि वैदिक देवताओं के नाम थे 4। ठीक है, 4 वैदिक देवताओं के नाम थे, मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य। निश्चित रूप से यह स्थान और इन चारों वैदिक देवताओं का नाम आपको याद रखना अनिवार्य है। ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम, इस अभिलेख से हमें मिला क्या या मदद क्या मिली, तो इसके माध्यम से हमने ऋग्वेद की तिथि ज्ञात की, या फिर ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में हमको इस बोगोज कोई अभिलेख से सहायता मिली। वहीं अगर भारत में प्राप्त अभिलेखों की बात करें तो इसमें सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख रहा अशोक का, जो कि लगभग 300 ईसा पूर्व प्राचीन है। ठीक है, एक इतिहासकार हैं DR भंडारकर। ठीक है, इन्होंने मात्र अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास पूरा लिख डाला। सोचिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं अभिलेख। एक पूरे राजा का इतिहास या फिर एक पूरे राजा के समय काल और उसके राजतंत्र के बारे में पूरा का पूरा वर्णन कर दिया गया मात्र और मात्र अभिलेखों के आधार पर ही। यानी कि जो पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगहों पर महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं। देखिए अशोक के जो अभिलेख थे ना, यह ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अरमाइक लिपियों में मिले, जिनमें से कुछ अभिलेख, यानी देखिए अशोक सामान्यतः अपने अभिलेखों में प्रयोग करता था अपने नाम की जगह देवा नाम पियदस्सी। ठीक है, या पियदसी अर्थात देवताओं का प्यारा या देवों का प्रिय। ठीक है, तो सामान्यतः तो अशोक के द्वारा अपने अभिलेखों में इस प्रकार के नाम का प्रयोग किया जाता था, लेकिन उसके कुछ अभिलेखों यानी कि लगभग 4 अभिलेखों में स्पष्टतया उसने अपने नाम का उल्लेख किया, यानी कि अशोक के नाम का उल्लेख किया, जो कि रहे मास्की, गुर्जरा, निट्टूर और उदय कोलम। ठीक है, तो याद हो गया होगा चीज़ें आपको। देखिए स्थान विशेष और सारी चीज़ें और सारी बातें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए बात की जा रही। ठीक है, और बात करते हैं अगर सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की, तो अशोक का ब्राह्मी लिपि में लिखा गया अभिलेख जो है सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था सन 1837 में। ठीक है, अशोक के बाद भी देखिए अभिलेखों को लिखने की परंपरा कायम रही थी, लेकिन इनका स्वरूप बदल गया। अब क्या हुआ कि जो राज दरबारी कवि थे, यानी कि जो राज दरबार के जो कवि थे, वे क्या किए, उनके द्वारा किया क्या गया, जिन राजाओं ने उन्हें संरक्षण दिया था। मान लीजिए ए राजा ने किसी कवि को क्या, मान लीजिए के को, जो कि एक कवि है, इसको अपने राजाश्रय में रखा हुआ है या फिर शरण दी हुई है, और इसका खाना खर्चा या सारी चीज़ें इसको पूर्ति की जा रही। तो अब इस कवि ने क्या किया,
इस कवि ने कुछ लेख लिखे या अभिलेखों की खुदवाई की या अभिलेखों को बनवाया, ठीक है। और इसमें क्या किया, राजा की प्रशंसा की, ठीक, राजा की प्रशंसा की। के ने ए की प्रशंसा की खूब ज़्यादा अपने इस लेख में या अभिलेख में। इन सबको क्या कहा गया, इन सबको कहा गया प्रशस्तियाँ, ठीक है। पहले राजाज्ञा दी जाती थी अभिलेखों के माध्यम से, हालांकि बाद में भी यह थी, लेकिन अब जो है वह प्रशस्तियों का स्वरूप धीरे धीरे अभिलेख लेने लगे थे। अगर कुछ प्रमुख अभिलेखों की बात करें, प्रशस्तियों की बात करें, तो देखिए आप देखेंगे प्रयाग का जो स्तंभ लेख है जो कि समुद्रगुप्त से संबंधित है, यह जो है प्रशस्तियों के मामले में जो है सर्वप्रथम या फिर उच्च स्थान रखता है, ठीक है। मतलब कि इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की गई समुद्रगुप्त के बारे में। यह एक प्रशस्ति स्वरूप अभिलेख है, ठीक है। चलिए कुछ अभिलेखों के बारे में बात कर लेते हैं और उनसे संबंधित शासकों और शासन क्या कहते हैं राजतंत्र के बारे में बात कर लेते हैं, या फिर उन अभिलेखों में किन चीज़ों के बारे में वर्णन किया गया है। तो देख लेते हैं, एक छोटी सी लिस्ट यहाँ दी हुई है, जान लीजिए। और इस लिस्ट में क्या क्या है यह भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए हाथी गुम्फा अभिलेख, यह खारवेल से संबंधित है और इसमें खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख, जिसका एक अन्य नाम गिरनार अभिलेख भी है, यह रुद्रदामन से संबंधित है और इसमें रुद्रदामन की विजयों, व्यक्तित्व और कृतित्व का विवरण मिलता है। यह एक प्रशस्ति अभिलेख है, ठीक है, जूनागढ़ का जो अभिलेख है। प्रशस्ति अभिलेख क्या होता है आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट नासिक अभिलेख की बात करें तो इसके रचनाकार गौतमी बलश्री हैं और यह इसमें जो है यानी कि जो नासिक का अभिलेख है इसमें सातवाहनकालीन घटनाओं का विवरण मिलता है और यह गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित है। ऐसा नहीं कि सभी सातवाहनकालीन घटनाओं का विवरण दे दिया गया, नहीं नहीं, गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित सातवाहनकालीन घटनाओं का इस नासिक अभिलेख में विवरण मिलता है, जिसके रचनाकार गौतमी बलश्री या बालश्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रयाग स्तंभ लेख, यह भी एक प्रशस्ति अभिलेख है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों और नीतियों के बारे में बताया गया है। एहोल अभिलेख, यह पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है और इसमें हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण है। नेक्स्ट भीतरी स्तंभ लेख, जो कि स्कंदगुप्त से संबंधित है, इसमें स्कंदगुप्त के जीवन के अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण किया गया है। सबसे अंत में मत्सौर अभिलेख के बारे में बात की गई है यहाँ पर, जो कि मालव नरेश यशोधर्मन से संबंधित है और उसकी सैनिक उपलब्धियों का इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अभिलेखों के बाद में किसका स्थान आता है। हाँ, अगर एक अन्य बात कर लें, एक गैर सरकारी लेख की बात कर लें, यानी कि जो राजाश्रय द्वारा या फिर राजा के द्वारा या फिर निर्मित अथवा राजा के द्वारा प्रशय प्राप्त कवि द्वारा नहीं उल्लेखित करवाया गया या फिर लेखक द्वारा या रचनाकार द्वारा नहीं रचित किया गया, उनमें प्रमुख रूप से नाम आता है यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेसनगर या फिर विदिशा अभिलेख, ठीक है, जिसका नाम है गरुड़ स्तंभ लेख। क्या नाम है, थोड़ा उल्टा है वहाँ पर, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ गरुड़ स्तंभ लेख, ठीक है। इसमें हमको ना द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत धर्म प्रचलित था, इसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। भागवत धर्म प्रचलित था, यह जानकारी यहाँ से हमको मिलती है, ठीक है। किसके अभिलेख से, तो जो यवन राजदूत था हेलियोडोरस, इसके बेसनगर विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख से, ठीक है। कहीं कहीं इसको बेसनगर अभिलेख भी बोला जाता है, ठीक है, कहीं कहीं इसको यहाँ से हटा दूँ तो अब आप समझेंगे, कहीं कहीं पर इसको बेसनगर अभिलेख बोला जाता है, कहीं कहीं पर विदिशा अभिलेख भी आ जाता है, लेकिन वास्तविक नाम जो है इसका वह है गरुड़ स्तंभ लेख या अभिलेख, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और आगे बात करते हैं। हाँ, एक अन्य चीज़ जान लीजिए कि अभिलेखों के अध्ययन को एपीग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है अभिलेखों के अध्ययन को, एपीग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं और बात करते हैं पुरातात्विक स्रोतों में ही, यानी कि जो प्राचीन इतिहास के हमने स्रोत देखे थे उनमें पुरातात्विक स्रोतों वाले भाग में स्मारक और भवनों के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए स्मारक और भवनों के बारे में आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे। जैसे हड़प्पा की खुदाई हुई तो वहाँ पर देखा, वहाँ पर कुछ भवन मिले, ठीक है, लोग कैसे रहते कैसे नहीं रहते थे, आपको पता चला कि भैया वहाँ पर जो है सड़कें बनाई जाती थी, सड़कों के किनारे नालियाँ। इससे क्या होता है ना, लोग किस प्रकार से या फिर वह सभ्यता, वह काल, वह समय और उस समय की संस्कृति कैसी थी, इसके बारे में हमको पता चलता है। स्मारकों के बारे में, स्मारकों से, भवनों से, आदि चीज़ों से पता चलता है लेकिन यहाँ पर हम स्मारक और भवन की बात कर रहे हैं तो आदि के बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है।
जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का एग्जाम्पल हो गया, वहाँ से हमको क्या पता चला, लगभग 5500 वर्ष पुरानी सैंधव सभ्यता के बारे में हमको पता चला हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। ठीक है, हालांकि जो नवीनतम शोध हुए हैं उनमें आपने देखा होगा हाल फिलहाल के न्यूज़पेपर में कि जो सैंधव घाटी सभ्यता है यह लगभग 8000 साल पुरानी मिली है हाल फिलहाल के नवीन शोधों के आधार पर। ठीक है, फिलहाल यहाँ इसकी बात नहीं करते हैं, और निश्चित रूप से 5500 वर्ष आप सही आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, 55,000 लिख दिया मैंने, 5500 वर्ष है। ठीक है, तो और बात करें अगर स्मारकों की तो बात हो गई, भवन भी हो गया, इसके साथ साथ आप देखेंगे मंदिर स्मारक भवन की जो निर्माण कला थी उस स्मारक और भवनों के साथ साथ आपको मंदिरों का निर्माण मिलेगा, और जो कि काफ़ी मात्रा में निर्मित हैं, और इनके अवशेष भी संपूर्ण भारतवर्ष में क्या है, बिखरे हुए हैं। ठीक है, मतलब कुछ अवशेष यहाँ मिलेंगे, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, और हम देखेंगे कि सभी मंदिरों के निर्माण की ना जो वास्तुकला या जो आर्किटेक्चर है वह भी अलग अलग रूप से है। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक प्रकार से इसे समझिए अपना देश। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा बना हुआ है अपना देश, लेकिन फिर भी इसे आप समझिए अपना भारतीय देश। तो हम देखेंगे क्या ना कि मंदिर का जो स्वरूप है वह क्षेत्र विशेष आ जाता है। ठीक है, कुछ क्षेत्रों में इसके कुछ अजीब भाग देखने, एक प्रकार की समरूपता देखने को मिलती है, उसके अलावा आगे के कुछ क्षेत्रों में अलग प्रकार की समरूपता देखने को मिलती है, लेकिन वे कहीं से भी ऊपर या नीचे से नहीं मिलते आते हैं। ठीक है, इनको हम ना 3 भागों में बांटा गया है। जो मंदिर वास्तुकला की जो निर्माण शैली थी वह मुख्यतः 3 भागों में बटी थी, जिसमें जो उत्तर भारत के मंदिर थे यह नागर शैली के बने थे। इनके बारे में बात होगी, आराम से बात होगी और अच्छे से बात होगी। ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा। तो जो उत्तर भारत के जो मंदिर थे वहाँ उनको नाम दिया गया नागर शैली के मंदिर, और उसके बाद जो मध्य भारत के जो शैली थी, मंदिर निर्माण की जो शैली थी उसको बेसर शैली कहा गया, और सबसे अंत में दक्षिण भारत की जो मंदिर निर्माण की कला थी या वास्तुकला थी उसको द्रविड़ शैली कहा गया। ठीक है, 3 प्रकारों में या 3 आधारों पर आप मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया को देखते हैं। अगर प्राचीन भारत को देखेंगे तो एक तो नागर, दूसरे बेसर और तीसरे द्रविड़। इसमें एक और चीज़ आपको यही बताऊँ, यह जो बेसर शैली है ना, यह नागर और द्रविड़ शैली का मिक्सचर मिल जाता है। ठीक है, देख भी रहे हैं आपकी बीच में फंसा हुआ है बेचारा, तो कुछ ऊपर से ले लेगा, कुछ नीचे से ले लेगा, बना डालेगा मंदिर। भाई उनको नीचे वाला भी अच्छा लग रहा है, जैसे आप यहाँ गए आपको यहाँ का भी अच्छा लग रहा है, ये भाई यहाँ चले गए इनको यहाँ का भी अच्छा लग रहा है। अब ये दोनों जब मिले यहाँ पर कहे ऐसा करो, कुछ वहाँ का जो अच्छा था उसे ले लो, कुछ वहाँ का जो अच्छा था उसे ले लो और बना डालो मंदिर। तो इस प्रकार से जो मंदिर बने ना, इनको बेसर शैली के मंदिर कहा गया। अगर कुछ प्रमुख मंदिरों की बात करें तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर हो गया, जो कि झांसी में है, झांसी स्थित देवगढ़ का दशावतार मंदिर हो गया। ठीक है, कानपुर स्थित भीतरगांव का मंदिर हो गया। यह कुछ प्रमुख मंदिर हैं, इनके नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, बुक में आपको स्पष्ट रूप से मिल जाएगा, इसीलिए कह रहा हूँ बुक जरूर परचेस कीजिएगा, रिवीजन में आसानी होगी। ठीक है, उसके अलावा हो गया अजंता की गुफाओं के जो चित्र हो गए, या फिर जो सुल्तानगंज से बुद्ध की मूर्तियाँ प्राप्त हुई, और साथ ही साथ अगर बात करें द्रविड़ शैली के मंदिरों की, तो द्रविड़ शैली के मंदिरों में आप देखेंगे जो राजेश्वर का मंदिर है, किसका, राजेश्वर का जो मंदिर है यह द्रविड़ स्थापत्य शैली में मिल जाएगा आपको। इसके अलावा नागर शैली के अगर बढ़िया मंदिर की बात करेंगे, या फिर जो उत्कृष्ट उदाहरण है नागर शैली का, उसमें खजुराहो स्थित आप देखेंगे कंदरिया महादेव का मंदिर। कहाँ स्थित, खजुराहो स्थित कंदरिया महादेव का मंदिर देखेंगे, यह नागर शैली का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है। वहीं राजेश्वर जो मंदिर है यह द्रविड़ शैली का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है। ठीक है, और क्या मंदिर या फिर जो स्मारक भवन की यह कला थी भारत तक ही सीमित थी, तो नहीं, इसको लेकर के आप दक्षिण पूर्व एशिया भी घूम के आ सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर, साउथ ईस्ट एशिया में भी आप घूम के आएंगे तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर है, ठीक है, कहाँ का, कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर आप देखेंगे, अंकोर वाट लिख दिया, अंकोर वाट मंदिर देख लीजिए। या फिर कहाँ पर एक महायान बौद्ध मत से संबंधित एक स्तूप है, हमेशा चर्चा में रहता है, हाल फिलहाल में तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा, करंट में यह जावा स्थित मंदिर है, बौद्ध स्तूप है, जिसका नाम है बोरो बुदूर। क्या नाम है इसका,
बोरोबुदुर, ठीक है, कहाँ पर है, जावा में है। किस मत से संबंधित है, तो बौद्ध मत के महायान संप्रदाय से संबंधित है यह स्तूप, महायान संप्रदाय से। किस प्रकार से हीनयान महायान का विभाजन हुआ, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। हालांकि मैं चर्चा जब धर्मों के बारे में करूँगा तब करूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम सिक्कों के बारे में, ठीक है। पुरातात्विक इतिहास के स्रोतों में सिक्कों का क्या महत्व है या फिर क्यों हम सिक्कों के बारे में पढ़ते हैं, यह जानिए। तो देखिए, सिक्कों में क्या है ना, ऐतिहासिक जानकारियाँ संकलित की जाती थी प्राचीन भारत के, ठीक है। पहले यह जान लीजिए, ऐतिहासिक जानकारियाँ जो है वह संकलित की जाती थी। कुछ सिक्कों में क्या होता था, तिथियों का अंकन होता था, ठीक है, यानी कि दिनांक पड़े होते थे। इससे क्या होता था, समय का निर्धारण कर लेते थे हम लोग, या फिर कालक्रम का निर्धारण कर लेते थे। वहीं कुछ सिक्कों पर आप देखेंगे कि कुछ आकृतियाँ बनी होती, जैसे पेड़ बन गया, मछली बन गई, सांड बन गया, हाथी बन गया, या फिर अर्धचंद्र बन गया, ठीक है। इनसे क्या होता है ना, अर्धचंद्र, इनसे क्या होता है, उस समय के राजतंत्र या फिर जो राजा जो थे, या फिर जो पूरा का पूरा, जैसे कि मान लीजिए एक समुदाय था, उन्होंने सिक्के जारी किया, ऐसे समझिए इसको कि एक राजा थे या फिर एक कुल था, मान लीजिए कि मौर्य काल मान लीजिए, ठीक है, मौर्य जो थे, या फिर चंद्रगुप्त का ले लीजिए, अर्धचंद्र वाला एग्जाम्पल लेंगे तो ज़्यादा रिलायबल रहेगा या फिर ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है, ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं आप, ठीक। तो अर्धचंद्र जो सिक्के थे ना, इनको देखिए चंद्रगुप्त राजाओं द्वारा जारी किए जाते थे, ठीक है। जो गुप्त सम्राट होते थे उन्होंने अर्धचंद्र वाले सिक्के जारी किए। तो एक पूरा का पूरा कुनबा या पूरा का पूरा कुल या काल जो रहा वह एक ही प्रकार के सिक्के जारी करता चला गया, अर्धचंद्र, उसमें एक अर्धचंद्र कहीं ना कहीं सिक्कों में अंकित रहा। हमने क्या निर्धारित किया, यह जो सिक्के थे यह गुप्त काल या गुप्त राजाओं से संबंधित थे अथवा मौर्य राजाओं से संबंधित थे। इस प्रकार का निर्धारण हम आसानी से कर सकते हैं सिक्कों को लेकर के, ठीक है। एक नहीं होता है कि हाँ भैया यह राजमुहर है, राजमुहर है, यहाँ मुहरे अलग हैं, ठीक है, बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, मुहरों पर अलग से चर्चा होगी। सिक्कों को समझाने के लिए मुहरों का एग्जाम्पल लिया जा रहा है, ठीक है। एक प्रकार से होता नहीं था कि आप मूवी देखते होंगे, पिक्चर उच्चर देखते होंगे, तो वहाँ पर प्राचीन पिक्चरें देखते होंगे तो वहाँ पर जो ठप्पा लगा दिया जाता था, ठीक है, कि जाओ और देख के आओ। या फिर आप कहीं कहीं देखते होंगे कि जो चोर लुटेरे रहते थे वह सिक्के लूट के जाते थे और आगे कहीं देते थे, तो वहाँ वो सिक्के देख के ही बता देते थे कि भैया ये तो फलाने राजतंत्र का सिक्का है, आप यहाँ कैसे लेके चले आए, है कि नहीं। जैसे आप इसे वर्तमान में रिलेट कीजिए कि आप गांधी जी को लेकर के जिन्ना जी के पास चले जाएंगे तो वहाँ लोग आपको पकड़ नहीं लेंगे, या जिन्ना को लेकर के अगर गांधी जी के पास आ गए तो आपको लोग पकड़ नहीं लेंगे कि भैया ये तो पाकिस्तानी नोट है और ये इंडियन करेंसी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं आज के भी नोटों को या सिक्कों को आप देखेंगे तो उनमें तिथियों का अंकन रहता है, जैसे 1990, 91, 92, इसके हिसाब से हम तिथियों को अंकित कर सकते हैं। कुछ अन्य निशान जैसे कि कभी कभी आपको अशोक चक्र, अशोक स्तंभ मिल जाएगा, या फिर कहीं कहीं आपको मिल जाएगा चक्र बना हुआ मिल जाएगा, अथवा इसी प्रकार के अन्य सिक्के रहते हैं, ठीक है। तो कुछ अगर बात करें प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस या फिर महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में सिक्कों से संबंधित, तो हम देखेंगे कि 206 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक का जो भारतीय इतिहास रहा है ना, उनकी जानकारी का एक और एकमात्र स्रोत रहे हैं सिक्के, या फिर इनके जो है कालक्रम के निर्धारण का एकमात्र स्रोत रहे हैं सिक्के या फिर मुद्राएं, ठीक है। अब कुछ पर्टिकुलर एक शब्द आता है सिक्कों के अध्ययन में, नाम आता है एक आहत मुद्रा का अथवा पंचमार्क मुद्रा का, आहत या पंचमार्क सिक्के का। तो ये आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के होते क्या थे, दोनों एक ही बात है, आहत या पंचमार्क, ठीक है। तो आहत या पंचमार्क सिक्के होते क्या थे, तो जो सिक्के होते थे ना उन पर ठप्पा मार के उनको बनाया जाता था, ठीक है। ऐसे मान लीजिए कोई सिक्का है तो इस पर ठप्पा मार करके आकृतियों को उकेरा जाता था, ठीक है। क्योंकि ठप्पा काफ़ी जोरदार होता था, या फिर यह होता था कि ठीक सिक्के जो हैं या फिर जो चीज़ है वह आहत हो गई या फिर वह घायल हो गई, नहीं कहते भैया वह आहत है उस चीज़ से, वही चीज़ है, ठीक है। तो सिक्के जो है वह चोटिल होते थे, इस वजह से उनको आहत मुद्रा कह दिया जाता था। एक वस्तु से या किसी चीज़ से सिक्कों पर जोरदार दबाव दे करके या ठप्पा मार करके उनको बनाया जाता था, ठीक है। और इसी कारण इनको आहत मुद्रा कहा जाता था भारतीय भाषा में। ऐसे सिक्के ना हमको 5वीं सदी ईसा पूर्व तक के मिलेंगे, ठीक।
नेक्स्ट बात करते हैं सिक्कों के प्रकार की। तो कुछ प्रमुख सिक्के थे या सिक्कों के प्रकार कई प्रकार के थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही धातु के सिक्के बने। ठीक है, शीशे के सिक्के भी बने हमारे इतिहास में, चांदी के सिक्के भी बने, चांदी के तो वर्तमान में भी मिलते हैं, शीशे के नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, और सोने के सिक्के भी बने। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो तांबे आदि के भी सिक्के बनाए गए। ठीक है, देखिए सिक्के जो है सातवाहनों ने सर्वाधिक जारी किए शीशे के, और गुप्त शासकों ने सोने के। ठीक है, सातवाहनों ने शीशे के सिक्के सर्वाधिक मात्रा में जारी किए थे, तो गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के। सिक्कों पर जो लेख लिखा जाता था ना, जो डेट उट की मैंने बात की या फिर जो शब्दों की बात की, तो वैसे लेखों को लिखने का कार्य सबसे पहले किया गया था यवन शासकों के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं और बात करते हैं अन्य पुरातात्विक स्रोत की। तो अगला नंबर आता है पुरातात्विक स्रोतों में मूर्तियों का। अब एक चीज़ और जान लीजिए सिक्कों से संबंधित कि सिक्कों के अध्ययन को कहते क्या हैं, पहले यहाँ पर देख लीजिए, छूट गया था यह तो जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी पीसीएस की परीक्षाओं में। तो सिक्के के अध्ययन को कहते हैं न्यूमिस्मेटिक। क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स, आधा क और फिर स, न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं सिक्कों के अध्ययन को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं मूर्तियों के बारे में। ठीक, तो मूर्तियों का निर्माण, मूर्तियां आप जानते ही हैं कि किस प्रकार की मूर्तियां बनाई जा रही हैं और कैसी मूर्तियां बनाई जा रही हैं। मूर्तियों के निर्माण कला में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, पहले छोटी मूर्तियां बनी, फिर बड़ी मूर्तियां बनी, फिर छोटी मूर्तियां बनी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि विभिन्न शासनकाल या विभिन्न शासक वर्गों द्वारा जो है अनेक अनेक प्रकार की मूर्तियाँ बनाई गई, और इन आधारों पर भी हम उस वहाँ के इतिहास को या फिर उस शासनकाल के इतिहास को लिख सकते हैं। तो मूर्तियों में प्रमुखतया भारत में दो तरह की मूर्तिकला थी प्राचीन भारत में। ठीक है, एक तो गांधार थी और दूसरे मथुरा थी। ठीक है, एक तो गांधार और दूसरे थी मथुरा। मूर्तियों का निर्माण जो है वह जो है कुषाण काल के समय से आरंभ होता है, कुषाण काल से आरंभ होता है मूर्तियों का निर्माण। और यह जो गांधार कला थी इसमें जो है वैदेशिक प्रभाव भी मिला देखने को, जबकि यह जो मथुरा कला थी यह पूर्णतया स्वदेशी मूर्तिकला थी। और इन मूर्तियों को देखने के लिए आप भरतपुर, बोधगया, सांची, अमरावती आदि जगहों पर देख सकते हैं, जहां पर जनसाधारण से भी संबंधित मूर्तियां आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट और आगे बात करते हैं हम लोग चित्रकला से संबंधित। तो चित्रकला में भी देखिए भाव चित्रात्मक चित्र भी होते हैं, और या फिर कुछ चित्र होते हैं ना, देख के लगता है कि भाई हाँ पेंटिंग रो रही है, पेंटिंग मुस्कुरा रही है। वहीं कुछ चित्र होते हैं आशीर्वाद स्वरूप, यानी कि बुद्ध जी बैठे हैं या भगवान बैठे हैं वहाँ आशीर्वाद दे रहे हैं। कुछ चित्र होते हैं प्रसन्न चित्त मुद्रा वाले। ठीक है, तो चित्रों के आधार पर भी ना पुरातात्विक स्रोतों में ही चित्रकला को रखा गया, और चित्रों के आधार पर भी भारतीय इतिहास का अध्ययन किया जाता है कि चित्रों का विकास किस प्रकार से और किस क्रम में, कौन से शासनकाल, कौन से शासन वर्ग या फिर किस समय या फिर किस काल में किस प्रकार हुआ। ठीक है, तो इनमें जो है चित्रकला में अगर आप देखेंगे तो प्रमुख रूप से आप जैसे अजंता के चित्रों को देख सकते हैं, जहाँ पर एक माता और शिशु का चित्र आपको देखने को मिलेगा, यानी कि सामान्य जनजीवन से संबंधित भी चित्र बनाए जाते थे। ठीक, माता और शिशु का एक चित्र मिलेगा। तो वहीं एक मरणासन राजकुमारी का भी चित्र है अजंता में ही। ध्यान रखिएगा, मरणासन राजकुमारी का चित्र काफ़ी फेमस है और सीधे सीधे प्रश्न आता है। ठीक है, कि कहाँ पर स्थित है, तो यह मरणासन राजकुमारी का चित्र जो है यह अजंता में स्थित है। इसके अलावा आप देखेंगे बोधिसत्व जो हैं वह पद्मपाणी, उनका भी चित्र आपको मिल जाएगा। ठीक, और यह बोधिसत्व पद्मपाणी का जो चित्र है ना, यह भी आपको अजंता में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट और आगे बात करते हैं हम लोग मुहरों के बारे में। ठीक, मुहरें किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, तो मुहरों के बारे में जब सिक्कों के बारे में बात कर रहे थे, जो आहत या फिर किस प्रकार से प्रसार होता है, तो देखिए मुहरों से आप व्यापारिक, धार्मिक, आर्थिक आदि चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा सकती है प्राचीन भारत के इतिहास के संबंध में। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो से जो है आपको मिट्टी की मुहरें प्राप्त हुई, और उन मुहरों पर धार्मिक प्रतीकों का भी अंकन था। तो इससे हमको क्या पता चला कि वहाँ के जो लोग थे वह उनकी धर्म की अवस्थितियाँ कैसी थी, या फिर वह धर्म को किस प्रकार से मानते थे या किस प्रकार से
धर्म का आचरण करते थे, यह हमको जानकारी मिलती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से पुरातात्विक स्रोतों के बारे में तो बात हमने कर ली है। नेक्स्ट और आगे बात करते हैं हम लोग साहित्यिक स्रोतों के बारे में। तो साहित्यिक स्रोतों को लेकर के एक अलग लेक्चर आपको दिया जाएगा, आगे बात करेंगे इसके बारे में और नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।